नाज़रीन आदाब, महाराष्ट्र कर्नाटक न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। जेएनयू मामले पर पहली बार आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने अपनी चुप्पी तोड़ी। कहा, लोगों को भारत माता की जय बोलना सिखाना पड़ता है। गोरकन के बेटे का कारनामा, यौम जमहूरिया परेड में एनएसएस की तरफ से पूरे मुल्क की क़यादत की। महाराष्ट्र हुकूमत के सहाफ़ी अवार्ड को लेकर उर्दू सहाफ़ियों में बेचैनी। उर्दू सहाफ़त के अवार्ड को रोक दिया गया। और खबरें तफसील से। जेएनयू मामले पर पहली बार आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने अपनी चुप्पी तोड़ी। भागवत ने कहा कि आजकल लोगों को भारत माता की जय बोलना सिखाना पड़ता है, क्योंकि ऐसा नहीं बोलें ये बताने वालों की तादाद ज्यादा हो गई है। संघ चीफ नागपुर में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। महाराष्ट्र की एक समाजी कारकुन ने बॉम्बे हाईकोर्ट में मफादे अम्मा की अर्जदाश्त दाखिल करके शिकायत की है कि रियासती हुकूमत ने कौमी हीरो की फहरिस्त बनाने में जानिबदारी बरती है। महाराष्ट्र हुकूमत ने पिछले साल 30 नवंबर को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें कौमी हीरो की फहरिस्त थी। हैरत अंगेज की बात यह है कि इस फहरिस्त में 26 कौमी हीरो के नाम है, लेकिन किसी मुस्लिम का नाम नहीं है। अर्जी गुजार एस आरजू ने इल्जाम लगाया है कि मुल्क के लिए कई मुसलमानों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, लेकिन हुकूमत अक़लियतों की हुब्बुल-वतनी पर शुबा करके इस्लामोफोबिया को फरोग देना चाहती है। इस सिलसिले में कई बार हुकूमत से गुजारिश की गई, लेकिन इसका कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। अर्जी गुजार ने कहा कि कौमी हीरो को किसी खास मजहब या जात में नहीं बांटा जा सकता। और अब बात सलमान खान की। फिल्म अदाकार सलमान खान के खिलाफ चल रहे गैर कानूनी असलहा मामले में अब सलमान खान को 10 मार्च को जोधपुर अदालत में हाजिर होना होगा। कल मामले की सुनवाई के दौरान आखिरी गवाह पंडित विजय का बयान मुकम्मल हो गया। इसके बाद सलमान के वकील ने सीजेएम कोर्ट के सामने एक और अर्जी लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब सलमान खान को आर्म्स एक्ट मामले में सीजेएम कोर्ट में जोधपुर में हाजिरी देनी होगी। छब्बीस जनवरी को दिल्ली में होने वाली कौमी परेड में शिरकत करना हर हिंदुस्तानी का ख्वाब होता है, लेकिन करोड़ों की आबादी वाले इस मुल्क के चुनिंदा लोगों को ही दारुल हुकूमत दिल्ली की परेड के नज़ारे देखने का मौका मिलता है। कौमी त्यौहार के जश्न में शिरकत करने वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। ये फितरी बात भी है कि अब जरा सोचिए इस नौजवान की खुशी का क्या हाल होगा, जिसको न सिर्फ परेड में शमूलियत का मौका मिला, बल्कि इस नौजवान ने एनएसएस की तरफ से पूरे मुल्क की क़यादत की। जी हां, हम बात कर रहे हैं औरंगाबाद के होनहार एनएसएस कमांडर शेख आसिफ की। ये टूटा फूटा दरवाजा, बेतरतीब सामान, चूल्हे पर रखे बर्तन और अध जली लकड़ियां मकान और मकीनों की हकीकत हाल बताने के लिए काफी है। ये मंजर खुद मकीनों की ज़बूहाली की तर्जुमानी कर रहा है। दरअसल ये मकान पंचकुआ कब्रिस्तान के गोरकन यानी कब्र खोदने का काम करने वाले शेख रफीक की मिल्कियत है, लेकिन इसी गोरकन के बेटे शेख आसिफ ने 26 जनवरी 2016 को दिल्ली की कौमी परेड में पूरे मुल्क की क़यादत की। आपको यकीन नहीं आ रहा? हम आपको दिखाते हैं ये शानदार नजारा। शेख आसिफ के लिए औरंगाबाद की स्लम बस्ती से दिल्ली तक का सफर आसान हरगिज नहीं था। कई मराहिल पार करने के बाद उन्हें ये एजाज हासिल हुआ, और जब
मंजिल मिल जाती है तो थकन का एहसास तक नहीं रहता। गैर मामूली कामयाबी की रुदात सुनिए खुद आसिफ की ही ज़बानी। 23 तारीख के दिन फाइनल प्रैक्टिस में जब कमांड हुई, कमांड में फिर आगे चल के राष्ट्रपति जी को सलामी हुई। सलामी सिर्फ रिहर्सल थी। सलामी होकर फिर जब हम हमारे कैंप में आए, कैंप में सर ने कहा कि आपका नाम फाइनली हो गया है, लेकिन फिर भी आपके साथ कोई गलती हुई, आपसे कोई गलती हुई तो आपका नाम पीछे लिया जाएगा और आपको परेड से भी निकाला जाएगा। तो बहुत ही दहक थी कि क्या होगा क्या नहीं, लेकिन 26 दिन वो दिन आ ही गया जो मुझे बरसों से इंतज़ार था कि नहीं, मुझे आज कमांड करना है और पूरे हिंदुस्तान को लीड करना है। और ऑल इंडिया का उस दिन मैं परेड कमांडर हुआ। 2 जून की रोटी की तगदौ में मसरूफ आसिफ के वालिदैन को इस बात का एहसास तो जरूर था कि उनके जिगर का गोशा कुछ न कुछ अच्छा जरूर करेगा, लेकिन जब 26 जनवरी को टीवी स्क्रीन पर उन्होंने अपने बेटे आसिफ को एक कमांडर के रूप में देखा तो खुशी की वजह से उनकी आंखों से आंसू आ गए। और इतना ही नहीं, ईटीवी की टीम से बातचीत के दौरान भी एक मजबूर बाप की बेबसी आंसुओं की शक्ल में कुछ यूं जाहिर होगी। रोज़ा मजदूरी करते थे, कब्र खोदते थे, उसकी अम्मी काम को जाते थे, उसकी अम्मी मेरे से ज़्यादा ख्याल रखते थे उसका, और जो भी पैसे धेलों की ज़रूरत पड़ी किधर से भी लाके उसको दे के पूरी पढ़ाई का ये करते थे उसका इंतज़ाम। मेरे को बोले मेरे पास नहीं रहे तो उन्होंने किधर से भी लाके देते थे, और उसके वास्ते बहुत दिन रात मेहनत करते। तो ये दिन आज आपको खुशी महसूस हो रही या? बहुत खुशी महसूस को खुशी है, हमारे बच्चे ने दिल्ली तक जाकर नाम रोशन करा महाराष्ट्र का, और हमको उसने अपनी मेहनत से जो कुछ भी किया हमको उसकी खुशी है। शेख आसिफ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस का तालिब इल्म है। कॉलेज के NSS डिपार्टमेंट के तजुर्बेकार असातिज़ा ने शेख आसिफ की सलाहियतों को अच्छी तरह परख लिया था और उनकी ही रहबरी और काविशें आसिफ की कामयाबी की शक्ल में जाहिर हुई। अपने होनहार स्टूडेंट की कामयाबी पर सुनिए उनके टीचर्स का रद्द-ए-अमल। इसी साल में RD परेड दिल्ली को आसिफ शेख का उसमें सिलेक्शन हो गया और उसने हमारे कॉलेज का नाम रोशन कर दिया, और सभी NSS यूनिट, देश का सबसे बड़ा यूनिट है, उसका नेतृत्व करके आज आसिफ ने हमारा कॉलेज का नाम रोशन कर दिया। आसिफ साहब को शुभेच्छा देते हैं कि आगे चल के उनका और नेशनल परेड के लिए सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन इंटरनेशनल लेवल के लिए भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा, हमें ऐसी पूरी आशा है, क्योंकि उनकी मेहनत उनको कामयाबी लाती है। आसिफ की गैर मामूली कारकर्दगी की हर सतह पर खूब सताइश की जा रही है। यूनिवर्सिटीज़ और मुख्तलिफ तालीमी इदारों में उनके एजाज़ में बाकायदा प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है एक गोरकन के बेटे का मिसाली कारनामा तलबा के लिए तरगीब की वजह ज़रूर बनता है। साथ ही उन तमाम लोगों के लिए भी मिशल राह है जो कि ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, और इसीलिए शायद कहा गया है तो शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। मेरे पीछे ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस है। इस कॉलेज का क़याम 1923 में अमल में आया। अपने क़याम से लेकर ही इस कॉलेज में NSS शोबा है, लेकिन इस कॉलेज की तारीख़ देखी जाए तो NSS से अभी तक इस कॉलेज से दिल्ली जाने का एजाज़ किसी को हासिल नहीं हुआ था। शेख आसिफ वो पहला कैंडिडेट है जिसे दिल्ली की नेशनल रिपब्लिक परेड में हिस्सा लेने का मौका मिला। आसिफ ने न सिर्फ नेशनल रिपब्लिक परेड में हिस्सा लिया, बल्कि कमांडर का रोल भी बखूबी अंजाम दिया। आसिफ की इस कामयाबी के पीछे जहां उसकी मेहनत है, उसी के साथ असातिज़ा की रहबरी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस मामले में यही कहा जा सकता है कि ज़रा नम हो ये मिट्टी तो बड़ी ज़रख़ेज़ है साखी। अज़हरुद्दीन, ETV न्यूज़, औरंगाबाद। बहरहाल इस तरह के हीरे कोयले की कान से ही निकलते हैं, ये मिसाल आसिफ शेख के लिए साबित होती है। आगे बढ़ते, महाराष्ट्र हुकूमत के सहाफ़ती अवार्ड को लेकर उर्दू सहाफ़ियों में बेचैनी पाई जा रही है। हुकूमत महाराष्ट्र ने 2014-15 के लिए सहाफ़ती अवार्ड्स का ऐलान कर दिया है, लेकिन इन अवार्ड्स में उर्दू सहाफ़त के अवार्ड को रोक दिया गया है।
اردو صحافت کے لیے مہاراشٹر حکومت ہر سال مولانا آزاد صحافتی ایوارڈ جاری کرتی ہے، لیکن اس بار ریاستی حکومت نے صحافتی ایوارڈ کی فہرست میں اردو صحافیوں کو دیے جانے والے مولانا آزاد صحافتی ایوارڈ کو ہٹا دیا ہے۔ حکومت کے اس اقدام کو اردو صحافت کے ساتھ ناانصافی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اردو ایوارڈ کے لیے درخواست داخل کرنے والے ناندیڑ کے صحافی محمد عابد نے اس معاملے میں اپنی ناراضگی ظاہر کی ہے۔ حکومت کی جانب سے جو فہرست کا اعلان کیا گیا اس میں دیگر زبانوں کے صحافیوں کے ناموں کا تو اعلان ہے، لیکن اردو کے بارے میں کوئی ذکر نہیں۔ حکومت نے خاص کر کے مسلمانوں کے ساتھ جانبداری کا رویہ اپناتے ہوئے اعلان نہیں کیا۔ صحافیوں کی ایک طرح سے یہ کمتری میں مبتلا کرنے کی ان کی ایک سازش ہے۔ ناندیڑ کے اردو صحافیوں کا الزام ہے کہ حکومت مخالف خبریں شائع کرنا یا ناندیڑ سے تعلق رکھنا کوئی جرم نہیں ہے، تو پھر درخواست گزاروں کو ایوارڈ سے کیوں محروم رکھا جا رہا ہے؟ اردو صحافتی تنظیموں کا الزام ہے کہ حکومت اردو کے ساتھ جانبدارانہ رویہ اپنا رہی ہے، جو آزادی صحافت کے لیے خطرناک صورتحال ہے۔ مہاراشٹر حکومت نے حال ہی میں جو ایوارڈ کی تقسیم کی ہے اور اس تقسیم میں انہوں نے خاص طور پر اردو صحافیوں کو اور اردو زبان کے پر کا محنت کرنے والے اسکالرس کو نظر انداز کیا ہے۔ ریاستی حکومت کے اس اقدام کی مائنورٹیز میڈیا ایسوسی ایشن کی جانب سے اور بزم احباب اردو ادب کے صدر کی حیثیت سے ہم مذمت کرتے ہیں۔ ایوارڈ کمیٹی کا کہنا ہے کہ اس سال ریاست بھر سے اردو صحافتی ایوارڈ کے لیے صرف 3 درخواستیں ہی آئی تھیں اور ان تینوں کو بھی التوا میں رکھ دیا گیا ہے۔ اردو صحافیوں کا الزام ہے کہ حکومت اردو صحافت کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہے۔ حکومت آنے والی درخواستوں میں سے کسی ایک صحافی کو منتخب کر سکتی تھی، لیکن اصول و ضوابط سے ہٹ کر ایوارڈ کو ہی ملتوی کر دینا درخواست گزاروں کے ساتھ کھلی ناانصافی قرار دیا جا رہا ہے۔ ETV نیوز، ناندیڑ۔ بھیونڈی میں مسلم یونٹی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام 4 مارچ کو دہشت گرد مخالف کانفرنس منعقد کی جائے گی۔ اس سلسلے میں میڈیا کو جانکاری فراہم کرتے ہوئے فاؤنڈیشن کے بانی و سربراہ مولانا یوسف رضا قادری نے بتایا کہ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، انسانی قتل عام خون خرابے کی کوئی مذہب اجازت نہیں دیتا، لہذا اس سلسلے میں لوگوں میں مزید بیداری پیدا کرنے و دہشت گردی کی مذمت کے لیے 4 مارچ کو میناتائی ٹھاکرے ہال میں ایک کانفرنس مولانا سید معین اشرف کی سرپرستی میں منعقد کی جائے گی۔ 9 مارچ سے مہاراشٹر اسمبلی کا بجٹ اجلاس شروع ہونے والا ہے۔ اپوزیشن مختلف معاملات پر فڑنویس حکومت کو گھیرنے کے لیے تیار ہے۔ اجلاس میں کن اقلیتی ایشوز پر آواز بلند کی جائے گی، اس سے متعلق ہمارے نمائندے محی الدین نے رکن اسمبلی ابو عاصم اعظمی سے خاص بات کی۔ یہ ملک سیکولر ہے، یہاں پر ذات اور دھرم کے نام پر کوئی ناانصافی نہیں ہونا چاہیے۔ آج جو ہے سوشل جسٹس کا جو بجٹ ہے، جس میں SC ST یہ لوگ آتے ہیں، ان کی تعداد 20% ہے۔ انہیں بجٹ میں 11,000 12,000 کروڑ روپیہ ہر بجٹ میں الگ سے ان کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے۔ مائنورٹی 26% ہے مہاراشٹر میں۔ اگر آپ مسلم مائنورٹی اور بدھسٹ، کرسچن، سکھ ان سب کو جوڑیں گے، جین سب کو جوڑیں گے تو 26% مائنورٹی ہے۔ تو اس کے حساب سے مائنورٹی کو بجٹ ملتا ہے 200 کروڑ 300 کروڑ۔ میری مانگ ہے کہ جس طرح سے سوشل اینڈ جسٹس ڈپارٹمنٹ میں بجٹ ملتا ہے 20% والوں کو، جو 11-12 ہزار کروڑ ہے، تو مائنورٹی کے ساتھ اگر آپ بہت ہی ناانصافی کر رہے ہو تو کم سے کم 10,000 کروڑ تو ان کو ملنا چاہیے۔ کہاں 10,000 کروڑ، کہاں 300۔ لاتور کے پانگاؤں میں پولیس اہلکار شیخ یونس پر فرقہ پرستوں کی جانب سے کیے گئے حملے سے اقلیتی طبقے میں غم و غصے کی لہر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری شیخ یونس کے حق میں انصاف کے لیے ریاست میں مسلسل احتجاج کیے جا رہے ہیں۔ آج اکولا کلکٹر دفتر سے سامنے ہندو مسلم تنظیموں کی جانب سے احتجاجی دھرنا دیا گیا۔ احتجاجیوں نے خاطیوں پر سخت سے سخت کارروائی کا مطالبہ کیا، ساتھ ہی حکومت سے شیخ یونس کو بہادری کا ایوارڈ دینے کی بھی اپیل کی۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے فاصلاتی کورسوں میں داخلوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں ڈگری اور ڈپلومہ کورسوں کے لیے 1 مارچ سے 10 اپریل تک داخلوں کے لیے نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے۔ ناندیڑ میں مدینۃ العلوم اسکول احاطے میں واقع مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے سینٹروں میں گزشتہ کچھ برسوں سے داخلہ بند تھے۔ یونیورسٹی نے کچھ وجوہات کی بنیاد پر فاصلاتی تعلیم کے لیے سینٹروں میں داخلوں کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا تھا، لیکن اب داخلوں کا نوٹیفیکیشن جاری ہو جانے سے اردو میں فاصلاتی تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مندوں میں اطمینان دیکھا جا رہا ہے۔ خبروں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا ایک بریک کے بعد۔
महाराष्ट्र कर्नाटक में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और अब रुख करेंगे कर्नाटक की खबरों का। पहले नजर सुर्खियों पर। मुतादिद मसाइल को लेकर बेंगलुरु में किसानों ने हुकूमत के खिलाफ किया जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे के बाद ट्रैफिक निजाम हुआ दरहम बरहम। कर्नाटक की असेंबली में किसानों के मसाइल पर हुई बहस। हिज़्ब इख्तिलाफ बीजेपी ने हुकूमत को घेरने की कोशिश। जेवरात की दरामदाद पर टैक्स में इजाफे पर भटकल के ज्वेलरों में नाराजगी की लहर और ज्वेलर्स ने दुकानें बंद करके एहतजाजी मुजाहरा किया। कर्नाटक के शिकारीपुर में कुल हिंद मुशायरे का शानदार इनेकाद। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से आए शोरा ने सामीन को किया महजूज। गुलबर्गा में 34वें सालाना कन्वोकेशन में 117 तलबा में PhD की डिग्रियां की गई तफवीज और 139 गोल्ड मेडल्स किए गए तकसीम। और अब कर्नाटक की खबरें तफसील से। किसानों के पुरजोर एहतजाज से आज बेंगलुरु दहल उठा, जिसके नतीजे में बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्रीडम पार्क तक ट्रैफिक जैम रही। किसान अपने मसाइल को लेकर सड़कों पर उतर आए। मुख्तलिफ किसान तंजीमों ने रियासती हुकूमत के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए अपना एहतजाज दर्ज किया। ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವಂತ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬಹುದಾಯಿತು. ಇದು ಕಳ್ಳ ನಿದ್ರೆ ಅಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಸರ್ಕಾರ. ಒಂದು ಕಡೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಭೀಕರವಾದ ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ 5,000 ಕೋಟಿ ಹಣ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಂತ ಆದೇಶ ಪಾಲನೆ ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂತ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ। वहीं आज किसानों के मसाइल की गूंज असेंबली में भी सुनाई दी। हिज़्ब इख्तिलाफ बीजेपी ने वज़ीर आला की कीमती घड़ी के मामले पर बहस को रोकते हुए किसानों के मसाइल, रियासत में खुशकसाली का मसला उठाया। इस दौरान बीजेपी ने कहा कि किसानों के मसाइल को हल करने में हुकूमत नाकाम रही है। बीजेपी ने मुतालबा किया कि कर्नाटक और गोवा के दरमियान तनाज़े का सबब बने कलसा बंडूरी आबी प्रोजेक्ट को फौरी तौर पर नाफिज करें। जेवरात की दरामदाद पर टैक्स बढ़ने से भटकल में भी सोने के ताजरों में नाराजगी पाई जा रही है। गुज़श्ता दिनों माली बजट में इंपोर्ट ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 12.5% करने से दुकानदारों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। भटकल में ज्वेलर्स दुकान मालिकान की यूनियन ने जेवरात की दुकानें बंद करके एहतजाज किया। में जो प्लानिंग बनाई है, बजट में जो आपने कानून निकाला है, उस वजह से दुकानदारों को और जेवरात तैयार करने वाले लोगों से पकड़ के ख़रीदने वालों को भी बहुत तकलीफ़ हो रही है। और जो इंपोर्ट ड्यूटी 10% था, आपने उसको बढ़ा के 12.5% करके रखा है, उस वजह से भी बहुत तकलीफ़ हो रही है। और 2 लाख के ऊपर कोई भी ग्राहक सोना खरीदे तो पैन कार्ड देना ज़रूरी बनाया है आपने। कर्नाटक के रायचूर शहर के मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदों और समाजी कारकुनों का कहना है कि आज़ादी के 62 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद आज तक रायचूर बल्दिया में कोई मुसलमान सदर नहीं बना, जबकि शहर में तकरीबन 45% आबादी मुसलमानों की है। शिवमोगा जिले के शिकारीपुर में कुल हिंद मुशायरा मुनक्किद हुआ। शायर इतवाल डॉक्टर अमजद हुसैन हाफिज कर्नाटक की सदारत में हुए इस मुशायरे में मुख्तलिफ रियासतों के शोरा ने शिरकत की और अपने कलाम से सामीन को महसूस किया। बीमारी में याद आता है माँ का चेहरा, बीमारी में याद आता है माँ का चेहरा, जी उठने पे उकसाता है माँ का चेहरा। कमजोरी तवानाई में ढल जाती है, कमजोरी तवानाई में ढल जाती है, वो हौसला दे जाता है माँ का चेहरा।
वो रंग रंग तबीयत बड़े करीने से रिश्ते सजाए थे, सारे बिखर बिखर गया हर सिलसिला तुम्हारे पास। वो रंग रंग तबीयत सुखन सुखन हामिद, सुनो वो शख्स कहीं खो गया तुम्हारे पास। जिंदगी टूट के बिखरी है सरे राह अभी, हादिसा कहिए इसे या के तमाशा कहिए। उधर उसने निगाहे यास हुए आसमां रखी। वाह, उधर उसने निगाह यार, उधर उसने निगाहे यार हुए आसमां रखी। इधर दीवार बच्चों ने मकान के दरमियान रख दी। बेंगलुरु के चंदपटन में महदविया जमात का जलसा मुनक्किद हुआ। इस मौके पर हैदराबाद के आलिम दीन सैयद खुनमीरी महदवी और दीगर उलमा इकराम ने खिताब किया। सैयद खुनमीरी महदवी ने इस्लाम की तालीमात पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि मजहब इस्लाम इंसानियत की तालीम देता है। बेंगलुरु के एक कदीम उर्दू स्कूल को हाईटेक स्कूल में तब्दील किया जा रहा है। IAM यानी आई मॉनिटरी एडवाइजरी कंपनी ने उर्दू स्कूल की पुरानी इमारत की जगह जदीद सहूलियात से आरास्ता 4 मंजिला इमारत तामीर करने का बेड़ा उठाया है। आप देखिए तफसीलात। हमें दीजिए इजाज़त। यातायात को बता दें कि आप हमारी वेबसाइट urdu.pradesh18.com पर मजीद खबरें तफसील से देख सकते हैं। आदाब। बेंगलुरु के शिवाजी नगर इलाके में वाक़ई बीके अब्दुल्ला सरकारी उर्दू स्कूल की नई इमारत की तामीर का आगाज हो चुका है। कर्नाटक के वज़ीर इत्तलात व आम्मा और हज आर रोशन बेग ने इस नई इमारत का संग बुनियाद रखा। IMA ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन मोहम्मद मंसूर खान ने कहा कि कंपनी ने अपनी समाजी जिम्मेदारी के तहत पुराने उर्दू स्कूल के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की का फैसला लिया है। मकामी रुकन असम्बली और वज़ीर इत्तलात आम्मा व हज आर रोशन बेग की तजवीज़ पर स्कूल की पुरानी इमारत की जगह 4 मंजिला हाईटेक स्कूल तामीर किया जा रहा है। जनरली IMA एक कॉरपोरेट कंपनी है और हमारा इरादा था कि हम कॉरपोरेट स्कूल में फ़ाइनेंस करें, लेकिन जैसे ही हमारे बुज़ुर्ग हमारे बड़े भाई जनाब रोशन बेग साहब ने ये प्रपोज़ल हमारे आगे रखा, तो वैसे तो हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, पैसे कमाने के और भी ज़रिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट जो हमारे मिनिस्टर साहब ने जो हमारे आगे रखा, जब इन्होंने ये बात कही कि मुआशरे को आगे बढ़ाने के लिए तालीमी मंसूबे को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है और स्पेशली उर्दू मुआशरे को और उर्दू एजुकेशन सेक्टर को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंशाअल्लाह आने वाले 10 नस्लों तक भी इंशाअल्लाह ऐसी इमारत इंशाअल्लाह तैयार होगी ताकि हाई टेक इंस्टीट्यूशंस जैसे प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशन से हम कम्पीट कर रहे हैं। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब में स्कूल की नई इमारत का प्रोजेक्ट पेश किया गया। 4 मंजिला इमारत में वो तमाम तर सहूलियात मौजूद रहेंगी जो कि किसी कॉर्पोरेट स्कूल में होती हैं। आर रोशन बेग ने कहा कि IMA का ये इक़दाम न सिर्फ कर्नाटक बल्कि पूरे मुल्क के लिए मिसाल होगा। मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ एक रियासत कर्नाटका में एक मिसाल नहीं होगी, बल्कि सारे मुल्क में एक मिसाल होगी। एक उर्दू स्कूल को इतने करोड़ों रुपए खर्च करके एक 4 मंजिला इमारत बनाना और उसमें 4-4 बसें डालना और आला अच्छे से अच्छे तालीम के लिए एक अच्छी से अच्छी स्कूल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया है इस तरह का मुहैया कराना एक मैं समझता हूँ कि एक मिसाली काम है। रियासत कर्नाटका में एक जानिब हुकूमत की अदम तवज्जुही और उर्दू वालों की लापरवाही से उर्दू स्कूलों पर खतरा मंडरा रहा है, वहीं दूसरी जानिब उर्दू स्कूलों के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए इस तरह की संजीदा कोशिशें यकीनन काबिल सताइश है। ETV न्यूज़ के लिए बेंगलुरु से शाहिद की रिपोर्ट।